हेलो एवरीवन। आज हम CCS कंडक्ट रूल्स 1964 डिस्कस करेंगे। ये 1964 में आया था विथ इफेक्ट फ्रॉम 30 नवंबर 1964। CCS कंडक्ट रूल्स 1964 एप्लीकेबल है जो पर्सन्स होते हैं वो अपॉइंटेड ऑन सिविल सर्विस या फिर सिविल पोस्ट या फिर सिविलियन एम्प्लॉय ऑफ डिफेंस। सिविल सर्विस और सिविल पोस्ट तो हमें पता है, कंफ्यूजन होता है सिविल एम्प्लॉयज ऑफ डिफेंस। तो डिफेंस में दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं, एक होते हैं सिविलियन और दूसरे होते हैं आर्म फोर्सेस। तो आर्म फोर्सेस में कौन कौन आते हैं? आर्म फोर्सेस में आर्मी आती है, नेवी आती है और एयरफोर्स आती है। जो सिविलियन होते हैं वो भी आर्मी के ही ड्रेस में होते हैं, बट ये सिविलियंस होते हैं, इनका आर्म फोर्स से कोई रिलेशन नहीं है। ये सिविलियन एम्प्लॉय होते हैं, जैसे कि बार्बर, वहाँ पे भी क्लर्क होते हैं, LDC, UDC और भी तरह तरह की जो पोस्ट होती है जो कि ऑफिस में काम करते हैं, फील्ड पे नहीं जाते हैं, जो कि लड़ाई करने नहीं जाते हैं बेसिकली, वो हैं। तो इनके ऊपर भी CCS कंडक्ट रूल्स 1964 लागू होता है। अब CCS कंडक्ट रूल्स किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल? तो सबसे पहले रेलवे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या फिर रेलवे बोर्ड या रेलवे डिपार्टमेंट या फिर फिनेंशियल कमीशन ऑफ रेलवे, इन सब पे ये CCS कंडक्ट रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। और किस पे एप्लीकेबल नहीं है? ये एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। ये कौन हो सकते हैं? ये IAS हो सकते हैं, IPS हो सकते हैं, IFS हो सकते हैं। IFS फॉरेन सर्विस नहीं है, ये है फॉरेस्ट सर्विस, ओके, नॉट फॉरेन। इन पे भी CCS कंडक्ट रूल्स लागू नहीं होता है। और एक कैटेगरी होती है जिनको प्रेसिडेंट ने बाय अ स्पेशल ऑर्डर एग्जेम्प्ट किया होता है CCS कंडक्ट रूल 1964 से। वो कौन होते हैं? वो फॉर एग्जांपल कंस्टिट्यूशन बॉडी एम्प्लॉयज़ लाइक UPSC, चेयरमैन ऑफ UPSC, इनके ऊपर लागू नहीं होता, UPSC के एम्प्लॉयज़ पे लागू नहीं होता। फिर स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे कि CIC, इनके ऊपर भी CCS कंडक्ट रूल्स लागू नहीं होता है। अब एक नोट करने वाली बात यह है कि सपोज कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो डिप्यूटेशन पे किसी ऐसी जगह पे चला जाता है जहाँ पे CCS कंडक्ट रूल्स लागू नहीं है। फॉर एग्जांपल रेलवेज में चला जाता है जहाँ की CCS कंडक्ट रूल लागू नहीं है। अब इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे क्या अपने ही पेरेंट डिपार्टमेंट के CCS कंडक्ट रूल लागू होंगे या फिर जिसमें वो एज अ डिप्यूटेशन उसने ज्वाइनिंग करी है, तो उसके ऊपर CCS कंडक्ट रूल अपने पेरेंट डिपार्टमेंट के ही लागू होंगे। सो CCS कंडक्ट रूल्स के कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजंस हैं, जैसे कि ऑनररी वर्कर्स। अब ये ऑनररी वर्कर्स कौन होते हैं? ये ऑनररी वर्कर्स वो होते हैं जो कि अपने काम के लिए कोई सैलरी नहीं लेते और जस्ट फॉर पब्लिक सर्विस वो अपनी सर्विस देते हैं। वो कोई भी सैलरी उनको नहीं मिलती है और जस्ट
एज देयर हॉबी, सिर्फ अपनी हॉबी के लिए वो एज अ ऑनररी वर्कर काम कर रहे होते हैं। जैसे कुछ काम ऐसे हैं जो कि कुछ पर्सन्स होते हैं जो कि ऑनररी बेसिस पे वो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स का अपना चैम्बर होता है खुद का, बट फिर भी वो एज अ चैरिटी कहीं पे जाके अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, तो ये ऑनररी वर्क कर रहे हैं। कुछ टीचर्स होते हैं, वो भी फ्री में अपनी सर्विस देते हैं ऑनररी वर्कर की। बट ऑनररी वर्कर्स को गवर्नमेंट भी अपॉइंट करती है, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। सो ये क्या होते हैं? कुछ कंडीशंस होती है, अगर वो फुलफिल हो तो ही गवर्नमेंट ऑनररी वर्कर को अपॉइंट कर सकती है। तो ये एबनॉर्मल सिचुएशन में ही ऐसा हो सकता है। कंडक्ट रूल बोलता है कि फ्रीक्वेंटली ऑनररी वर्कर को अपॉइंट नहीं किया जा सकता जब भी कुछ स्पेशल एक्सपर्टाइज किसी के पास हो और वो अपनी स्पेशल एक्सपर्टाइज शेयर करना चाहता हो गवर्नमेंट से विदाउट टेकिंग एनी सैलरी, तो इन दैट केस ऑनररी वर्कर को गवर्नमेंट एज अ स्पेशल एक्सपर्टाइज सर्विस देने के लिए गवर्नमेंट में ऑनररी वर्कर के तौर पर अपॉइंट कर सकती है। नॉर्मल कंडीशन में अपॉइंटमेंट नहीं होता है ऑनररी वर्कर का। क्या ऐसे ही किसी को हम एज अ ऑनररी वर्कर अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं, ऐसे ही हम किसी को ऑनररी वर्कर अपॉइंट नहीं कर सकते। ऑनररी वर्कर का अपॉइंटमेंट सिर्फ उसी कंडीशन में होता है जो कि मेरिटोरियस ये स्पेलिंग MERI होगा, सॉरी, मेरिटोरियस सर्विस सिर्फ उन्हें ही ऑनररी वर्कर के तौर पर अपॉइंट किया जाता है जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग मेरिटोरियस सर्विस। और कुछ ऐसे पर्सन जो कि एमिनेंट फिगर इन पब्लिक हो, वो भी एज अपॉइंट कर सकते हैं एज अ ऑनररी वर्कर। और जो कि हाईली रिप्यूटेड हो और जो कि अपनी फील्ड में फेथफुल हो और जिनके ऊपर कोई भी करप्शन का चार्ज नहीं लगा हो, हाई इंटीग्रिटी हो उनके पास, तो उन्हें एज अ ऑनररी वर्कर अपॉइंट किया जा सकता। जो ऑनररी वर्कर्स होते हैं, इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो एडवाइजरी कैपेसिटी में होती है, डिसीजन मेकिंग नहीं होते इनमें, ये डिसीजन नहीं ले सकते, डिसीजन मेकिंग में इनकी अपॉइंटमेंट नहीं होती है। ये सिर्फ अपनी एडवाइस दे सकते हैं, डिसीजंस नहीं सुना सकते। ऑनररी वर्कर का जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर होता है उसमें मेंशन होता है कि उन्हें 1 रुपी एज अ सैलरी मिलेगी। अब ये क्यों डाला जाता है? क्योंकि अगर हम उन्हें कोई सैलरी नहीं देंगे तो हम उनके ऊपर कंडक्ट रूल भी एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनके ऊपर कंडक्ट रूल एप्लीकेबल हो, इसीलिए हम उनको 1 रुपी सैलरी देते हैं और ये क्लॉज उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में डाला जाता है। अब 1 रुपी की जो सैलरी है वो फॉरगो कर सकते हैं,
बिकॉज 1 रुपी क्या ही है उनके लिए, वो फॉरगो तो कर सकते हैं इसको, बट फिर भी उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में ये मेंशन रहेगा कि उनको एज अ सैलरी 1 रुपी दी जा रही है। अब ये जो ऑनररी वर्कर हैं ये ऑटोमेटिकली परव्यू में आ जाएंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर, जो कि जैसे कि नॉर्मल एम्प्लॉयज़ होते हैं। सो ये भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे और कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सीक्रेट, टॉप सीक्रेट लीक नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ऊपर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू हो जाएगा। अब जो ऑनररी वर्कर होते हैं उनके ऊपर उनके अपॉइंटमेंट में कुछ रिलैक्सेशंस भी होते हैं, जैसे कि कोई हाई पोजीशन का पर्सन है जिसकी बहुत ही हाई पोजीशन है और आफ्टर रिटायरमेंट उनको एडवाइजरी कैपेसिटी में अगर अपॉइंटमेंट दिया जाता है, बट जो कि ऑनररी वर्कर को एडवाइजरी कैपेसिटी में ही दिया जाता है, बट जब उनकी हायर पोजीशन थी तब उनकी डिसीजन मेकिंग जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, गुड कैपेसिटी थी उनकी डिसीजन मेकिंग की। तो इस केस में उन्हें रिलैक्सेशन दिया जा सकता है इस पर्सन को, और उनको डिसीजन मेकिंग के लिए भी डिसीजन मेकिंग में भी एज अ ऑनररी वर्कर अपॉइंट किया जा सकता है। ये रिलैक्सेशन है सिर्फ उन्हीं को जो कि हाई पोजीशन से रिटायर हुए हुए होते हैं। अब ऐसे भी पर्सन को अपॉइंटमेंट मिल सकता है ऑनररी एम्प्लॉय का जो कि एमिनेंट इन पब्लिक लाइफ है, एमिनेंट इन पब्लिक लाइफ थे या फिर एमिनेंट इन पब्लिक लाइफ है। अब ये जो एमिनेंट इन पब्लिक लाइफ पर्सन्स होते हैं इनके लिए मीडिया से बात करना, कभी भी मीडिया इनको अप्रोच कर सकती है बात करने के लिए, इनके व्यूज़ ले सकती है, इनसे कभी भी अप्रोच किया जा सकता है। एमिनेंट पब्लिक जिनकी पब्लिक लाइफ में एमिनेंसी हो उनको कभी भी मीडिया के द्वारा कंसल्ट किया जाता है, कोई किसी भी टॉपिक पे ये अपने व्यूज़ दे सकते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट अगर इनको गवर्नमेंट एमिनेंट पब्लिक लाइफ जिनकी एमिनेंट पब्लिक लाइफ है अगर इनको एज अ ऑनररी वर्कर अपॉइंट किया जाता है तो इनके लिए भी एग्जेम्पशन है कि रूल 5 कंडक्ट रूल का है जो कि है टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स, तो ये इनके लिए एग्जेम्प्ट है। फिर रूल 8 कनेक्शन विथ प्रेस, ये भी इस पर्सन के लिए एग्जेम्प्ट होता है। और रूल 9 क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज these 3 rules are exempted for advisor who are eminent in public life, because कभी भी मीडिया इनको कांटेक्ट कर सकती है और ये अपनी व्यूज़ देते हैं डायरेक्टली, मीडिया से डायरेक्टली बात भी करते हैं और ये अपनी व्यूज़ भी देते हैं। तो ऐसे पर्सन के लिए जो कि एमिनेंट इन पब्लिक लाइफ है, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, और फिर उनको अपनी मेंटेन भी करनी पड़ती है ना, उनकी कुछ नीड्स होती है वो फुलफिल करनी ही होती है। लाइक मीडिया कैन रीच टू देम टू टेक देयर व्यूज़ इन एनी टॉपिक बिकॉज दे आर वेरी फेमस, बहुत फेमस होते हैं ना वो। तो इन पर्सन को ये 3 रूल जो है CCS कंडक्ट रूल के, इनसे उनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है। अब आते हैं MLA। जब MLA को ऑनररी वर्कर के रूप में अपॉइंट किया जाता है तो फिर इनका जो 1 रुपी सैलरी वाला क्लॉज है ये इनके ऊपर लागू नहीं होता है, और CCS कंडक्ट रूल भी इनके ऊपर लागू नहीं होता है। सो मिनिस्ट्री कैन अपॉइंट ऑनररी वर्कर without relaxation of advisory capacity like rule 5, 8, 9 or rupees 1 salary of
ऑफ एमपी ऑन इट्स ओन कैपेसिटी। ये जो रूल 5, 8 और 9 जो कि हमने पहले पढ़ा था, जो कि बहुत ही पब्लिक लाइफ में जो भी एमिनेंट पर्सन है, जो फेमस पर्सन है, उनके ऊपर अगर अब एग्जेम्प्ट किया जाए कि उनको रूल 5, 8, 9 उनके ऊपर लागू नहीं है, या फिर एमएलए जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, अगर उनको ऑनररी वर्कर के रूप में अगर उनको अपॉइंट किया जाता है और उनको 1 रुपी सैलरी नहीं दी जाती, तो ये कोई भी मिनिस्ट्री अपने लेवल पे कर सकती है। बट बियॉन्ड दिस अगर वो कोई चेंज करना चाहती है तो वो कॉन्करेंस ऑफ डीओपीटी ही वो चेंजेस लाएगी, अपने आप से वो डिसीजन नहीं ले सकती। जो ऑनररी वर्कर है उनके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए, लाइक टेलीफोन फैसिलिटी, व्हीकल फैसिलिटी या फिर एकोमोडेशन फैसिलिटी। ये प्रोवाइड करने की कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। बट अब इसमें भी एक्सेप्शन है कि केस टू केस बेसिस ऑनररी वर्कर के ऊपर ये फैसिलिटी भी दी जा सकती है, उनको टेलीफोन फैसिलिटी, व्हीकल फैसिलिटी एंड एकोमोडेशन फैसिलिटी दी जा सकती है, जो कि केस टू केस बेसिस डिपेंड करता है। अब आता है पीएसयू। पीएसयू के ऊपर भी सीसीएस कंडक्ट रूल लागू नहीं होते हैं। अब पीएसयू डिवाइड होते हैं कॉरपोरेशन एंड अंडरटेकिंग। अब ये जो कॉरपोरेशन होते हैं ये डिवाइड होते हैं 2 डिविजन्स में, एक होता है स्टैट्यूटरी और एक होता है नॉन स्टैट्यूटरी। जो स्टैट्यूटरी होता है वो फॉर्म बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और जो नॉन स्टैट्यूटरी होता है वो फॉर्म बाय गवर्नमेंट ऑर्डर। फॉर स्टैट्यूटरी पीएससी कंडक्ट रूल विल बी एज पर स्टैट्यूट। उनके अपने ही रूल्स होते हैं, उनके अपने ही टर्म्स एंड कंडक्ट्स होते हैं बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, तो वो अकॉर्डिंग टू दैट देयर कंडक्ट रूल इज एप्लीकेबल टू देम। मीन्स उनके अपने ही होते हैं, सीसीएस कंडक्ट रूल्स नहीं होता है उनके ऊपर लागू। और जो नॉन स्टैट्यूटरी होते हैं उनके ऊपर टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। अब ये जो अंडरटेकिंग है ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होती है इंटायरली फिनांस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एक होती है कंट्रोल्ड एंड पार्शली फिनांस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो इंटायरली फिनांस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है उनके भी अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं, अपने एम्प्लॉय के लिए वो उन रूल से गवर्नड होती हैं। और जो कंट्रोल्ड एंड पार्शली फिनांस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है उनके भी अपने मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कंडक्ट रूल्स होते हैं और वो उनके ऊपर लागू होते हैं। सो इन सिंपली अगर बोला जाए तो सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 पीएसयू के एम्प्लॉय के ऊपर लागू नहीं होता। अब कोई बोर्ड, कोई कमेटी या फिर कोई कमेटी या फिर कोई मेंबर, चेयरमैन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया हो, कोई भी बोर्ड हो, जैसे कोई कमेटी फॉर पे फिक्सेशन या फिर निर्भया कमेटी बनाई गई थी। जो भी कमेटी होती है जो कि कुछ समय के लिए फॉर लिमिटेड टाइम ये कमेटी बनती है, इनके ऊपर भी सीसीएस कंडक्ट रूल लागू नहीं होते हैं। बट ये जो कमेटी होती है वो किसी सेक्रेटेरिएट के अंदर में आती है। तो फिर उस सेक्रेटेरिएट में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं उस सेक्रेटेरिएट में,
तो उनके ऊपर तो कंडक्ट रूल लागू होता है, बट जो कमेटी वहाँ पे बनती है उनके ऊपर कंडक्ट रूल लागू नहीं होता है। 99% ऐसा होता है कि कंडक्ट रूल इनके ऊपर लागू नहीं होता है, बिकॉज ये रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होते हैं, ये कुछ ही समय के लिए इनको इनकी अपॉइंटमेंट होती है, कमेटी तैयार की जाती है, गठन होता है कमेटी का, और जब इसका पर्पस फुलफिल हो जाता है तो फिर ये कमेटी डिसॉल्व हो जाती है। नाउ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट। ये एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट एजेंट्स ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट कौन होते हैं? ये बेसिकली एजेंट्स होते हैं, और ये यूजुअली फीमेल होते हैं, और ये इनको कमीशन मिलता है अगर ये कोई कस्टमर को लेके आते हैं फॉर ओपनिंग ऑफ आरडी या फिर पीपीएफ या फिर एनएससी एक्सेट्रा, तो फिर इनको कमीशन मिलता है इन एजेंट्स को, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स को। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, सो हेंस कंडक्ट रूल इन पे भी लागू नहीं होता है। अब पर्सनल स्टाफ ऑफ मिनिस्टर्स। ये पर्सनल स्टाफ ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं? ये या तो रेगुलर हो सकते हैं पर्सनल स्टाफ ऑफ मिनिस्टर, रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट, या फिर प्राइवेट पर्सन भी हो सकते हैं। फॉर जो रेगुलर होते हैं इन पे तो कंडक्ट रूल लागू हो जाता है, बट जो प्राइवेट स्टाफ होते हैं, जो मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ होते हैं, प्राइवेट स्टाफ, उनके ऊपर भी कंडक्ट रूल लागू होता है। दो ये रेगुलर एम्प्लॉयज़ नहीं है, ये प्राइवेट पर्सन है, तो इनके ऊपर भी कंडक्ट रूल लागू होता है। अब नॉन स्टैट्यूटरी कैंटीन एम्प्लॉई, इनके ऊपर भी कंडक्ट रूल 1964 एप्लीकेबल है। सो ये हमारा रूल 1 कंप्लीट हो गया है सीसीएस कंडक्ट रूल का। अब कल हम रूल 2 स्टार्ट करेंगे।